हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट कराते हैं तो अपने मन में एक क्यूरोसिटी रहती है कि अपने एम्ब्रियोज या फिर अपने एग्स, अपने स्पर्म्स लैब में किस प्रकार से ग्रो होने वाले हैं। तो ये क्यूरोसिटी आज हम आपकी दूर करने वाले हैं और आपको लैब के इक्विपमेंट्स के बारे में, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में और आईवीएफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी फर्टिलिटी सेंटर का बैकबोन जो होता है वो आईवीएफ लैब होता है और आईवीएफ लैब की प्रक्रिया जितनी एडवांस होती है उतना अच्छा आईवीएफ का रिजल्ट आता है। तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं आईवीएफ लैब की जर्नी। मेरे साथ मैं डॉक्टर निखिल गोसावी, डायरेक्टर एंड चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, पुणे। तो फ्रेंड्स, ये अपना आईवीएफ लैब का एंट्रेंस। इस एंट्रेंस को हमने बायोमेट्रिक एक्सेस से सेफगार्ड किया है। मतलब कि जो लोग एक्चुअल आईवीएफ लैब और ओटी में काम करते हैं उन्हीं लोगों को लैब में एंट्रेंस दिया जाता है। ये एंट्रेंस हमने फिंगरप्रिंट एक्सेस के साथ सेफगार्ड किया है, जिससे कि अनवांटेड लोग जो यूज़फुल नहीं है आईवीएफ लैब में काम करने के लिए, उनका एक्सेस हम बाकी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और अपना आईवीएफ का एयर क्वालिटी या ओटी का एयर क्वालिटी जितने कम लोग अंदर जाएंगे उतना अच्छे तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जब भी हम आईवीएफ लैब में एंटर करते हैं तो उससे पहले आपको ये ड्रेस चेंज करना पड़ता है, स्टराइल स्क्रब्स पहनने पड़ते हैं, हेयर कवर करना पड़ता है, कैप पहनना पड़ता है और सबसे पहले तो आपको आपके हैंड्स जो है वो डिसइंफेक्ट करने पड़ते हैं। हैंड्स आपको एक डिसइंफेक्शन से वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के बाद ये वॉशिंग टेक्निक जो रहती है WHO की वॉशिंग टेक्निक के क्राइटेरिया से आपको वॉश करना पड़ता है। आपके एल्बो तक पूरा हैंड्स वॉश करना पड़ता है, स्क्रब करना पड़ता है। स्क्रब होने के बाद एक स्टराइल नैपकिन से आपको आपके हैंड्स ड्राई करने होते हैं। एक बार आपके हैंड्स स्टराइल हो जाते हैं तो आप आईवीएफ लैब में या फिर एंड्रोलॉजी लैब में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है अपना एंड्रोलॉजी लैब। यह एंड्रोलॉजी लैब एक स्पेसिफिक मटेरियल के साथ बनाया गया है, जिसे कि हम मॉड्यूलर आईवीएफ लैब बोलते हैं। ये जो मटेरियल है ये GI पफ पैनल से बना हुआ है, जिसपे कि एंटीबैक्टीरियल कोटिंग की जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ इसमें नहीं होता है और ये सारे सर्फेसेस जो रहते हैं ये स्टराइल रहता है। ये फ्लोर भी एक यूनिक वे में बनाया जाता है, जिससे कि आईवीएफ लैब के अंदर या फिर एंड्रोलॉजी लैब के अंदर अपने को पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। बाहर की अशुद्ध हवा अंदर ना जाए, इसलिए वो पॉजिटिव प्रेशर अपन मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी एंड्रोलॉजी लैब। एंड्रोलॉजी लैब का मेन मोटो रहता है स्पर्म का एनालिसिस करना और जो भी सैंपल्स आते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए पिकअप होने के बाद जो हम यूज़ करते हैं उस सैंपल को वॉशिंग करना। इसलिए अपने वॉशिंग टेक्निक्स के लिए या फिर सीमेन एनालिसिस जब हम कराते हैं तो अपने को एक स्टराइल कंडीशन लगती है, तो वो स्टराइल कंडीशन हमें इस लैमिनार एयर फ्लो के माध्यम से मिलती है। अगर आप ये लैमिनार एयर फ्लो देखोगे तो इसमें दो प्रकार के फ़िल्टर्स होते हैं। एक तो प्री फिल्टर रहता है जो कि ऊपर पीछे की तरफ इंस्टॉल किया रहता है, जिसमें कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप किए जाते हैं। ये जो अंदर का सरफेस दिख रहा है यहाँ पे HEPA फिल्टर्स होते हैं, जिसमें कि 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर्स के बैक्टीरिया आप ट्रैक कर सकते हो और जो आपको फ्लो आने वाला है वो स्टराइल एयर का फ्लो आने वाला है, जिससे कि अपना जो वर्किंग स्टेशन रहता है ये पूरा स्टराइल रहता है। और जब भी हम सैंपल्स प्रोसेस करते हैं या फिर मीडिया यूज़ करते हैं तो वो मीडिया न्यूट्रिएंट में रिच रहता है। अगर इसमें कोई कंटेमिनेशन आ गया तो कंटेमिनेशन आगे सैंपल में भी जा सकता है, अपने आईवीएफ कल्चर्स में भी जा सकता है। इसलिए इस लैमिनार एयर फ्लो के माध्यम से
हम जो भी सैंपल प्रोसेस कर रहे हैं वो 100% स्टराइल रहता है और बैक्टीरिया फ्री रहता है। दूसरा इक्विपमेंट हमारा है जो कि है माइक्रोस्कोप। अभी इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का असेसमेंट करते हैं। ये माइक्रोस्कोप को ये 2 आईपीस है और इसको डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंसेज है, जिसमें कि 10x मैग्नीफिकेशन, 20x मैग्नीफिकेशन और 40x मैग्नीफिकेशन का लेंस है। इसमें एक ऑयल इमल्शन लेंस भी है जिससे कि हम मॉर्फोलॉजी का पता कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप को हमने ऊपर एक कैमरा भी अटैच किया है, जिससे कि हम अगर किसी सैंपल का रिकॉर्डिंग करना होगा तो वो डायरेक्टली हम पीसी से कनेक्ट करके उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वर्क स्टेशन में हमने एक और एडवांस इक्विपमेंट है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम, वो इंस्टॉल किया है। ये सिस्टम बेसिकली आपका सैंपल किसी और पेशेंट के सैंपल के साथ मिक्स ना हो, इसलिए ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? हर एक पेशेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक पेशेंट को RFID टैग मिलता है। इसी सैंपल का जब हम टैगिंग करते हैं किसी पेशेंट के सैंपल का, तो ये RFID टैग्स हम इस ट्यूब्स पे लेबल किए जाते हैं और फिर ही वो सैंपल आप उस एरिया में रखते हो। अगर ये कार्ड और वो ट्यूब का RFID मैच होता है तो ही हम वो प्रोसेस आगे फॉलो करते हैं। अगर बाय चांस कभी किसी पेशेंट का सैंपल गलती से दूसरे पेशेंट का सैंपल रख दिया हो, तो वो सैंपल सिस्टम जो है हमें वहीं पर स्टॉप कर देता है और आगे की सारी प्रोसेस जो है वो ब्लॉक कर देता है। तो ये एडवांस इक्विपमेंट हमारे एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर में हमने खास पेशेंट का सैंपल मिक्स ना हो इस कारणवश इंस्टॉल किया हुआ है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा जो कि है सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज जो है स्पर्म वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि सैंपल्स जो हम मीडिया के साथ मिक्स करते हैं वो इस सेंट्रीफ्यूज में रख दिया जाता है और फिर इस सेंट्रीफ्यूज की मदद से उसे स्पिन दिया जाता है, ताकि जो भी डेब्रीज वगैरह है या फिर पस सेल्स है वो ऊपर के सुपरनेटेंट में कैच किए जाते हैं और अपने को ट्यूब के बॉटम में एक स्पर्म का पैलेट बन जाता है। जब भी हम सीमेन वॉश करते हैं तो हमें कुछ स्टराइल डिस्पोजेबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे हैं स्टराइल क्यूब्स, जो कि हर एक पेशेंट को एक ही बार यूज़ होता है और यूज़ होने के बाद ये डिस्कार्ड किया जाता है। तो इसमें ट्यूब्स होते हैं, स्टराइल पिपेट्स होते हैं सैंपल हैंडल करने के लिए, और ये स्टराइल टिप्स होते हैं जो कि अलग अलग वॉल्यूम के होते हैं। फिर हमें चाहिए होता है एक रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर हमें मीडिया स्टोरेज के लिए चाहिए होता है। जो भी मीडिया हम IVF लैब में यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर हमें 3 to 4 डिग्रीज पर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये मीडिया जो रहता है ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड बफरिंग एजेंट रहता है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज होता है, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं या प्रोटीन्स रहते हैं वो डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना भी आप मीडिया 3 to 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करोगे उतना अच्छा वो मीडिया का आउटपुट आता है, या फिर उतना अच्छा वो मीडिया अपने गैमेट्स को नरिशमेंट दे सकता है। तो आप देख सकते हो इस रेफ्रिजरेटर में हमने अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप के मीडिया स्टोर दिए हुए हैं। जब भी कोई प्रोसेस रहता है पेशेंट का तो हम वो रिक्विजिट मीडिया यहाँ से निकाल लेते हैं, उसको एक ट्यूब में एलिकॉट कर लेते हैं और 14 से 16 घंटे तक इंक्यूबेटर में उसको वार्म होने के लिए रखते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन ऑफ द मीडिया। और जब ये मीडिया इक्विलिब्रेट हो जाता है उसके बाद ही हम वो मीडिया गैमेट वॉशिंग के लिए या फिर स्पर्म वॉशिंग के लिए या फिर ओसाइट पिकअप के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें एक PC चाहिए होता है जिसमें कि हम सारा डॉक्यूमेंटेशन कर सके, पेशेंट का रिपोर्टिंग कर सके। इसके हर एक पेशेंट की वैल्यूज़ हम उसमें एंटर करते हैं और पेशेंट को एक रिपोर्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया जाता है फ़ोटोज़ के साथ में। ऐसे उस रिपोर्ट्स पे हम जो भी पिक्चर कैप्चर करते हैं माइक्रोस्कोप में, हम वो पिक्चर लगाकर फिर पेशेंट को वो रिपोर्ट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी IVF OT। ये भी OT जो है हमने मॉड्यूलर पैनल्स में बनाया हुआ है, जिसमें कि सारा ये जो एयर रहता है ये स्टराइल रहता है और इसको AHU से एयर प्यूरिफाई किया जाता है। अगर इस OT में आप देखोगे तो ये हमारा OT टेबल है, इस पर कि हम ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो सोनोग्राफिक मशीन है इसके माध्यम से हम स्त्री के ओवरीज में से
फॉलिकल्स एस्पिरेट करते हैं और उस फॉलिकल्स को फिर दोबारा एम्ब्रियोलॉजी लैब में ट्रांसफ़र किया जाता है, जाके आपके oocytes हम स्कैन करके उसे सेपरेट कर लेते हैं। वहाँ देखोगे तो आपका एनेस्थीसिया मशीन है या फिर बॉयल्स एपरेटस है, जिससे कि हम पेशेंट को एक शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट का जो IVF पिकअप करने की प्रोसेस जो है वो कम पेनफुल हो। इसके साथ हमने अटैच किया है विटनेसिंग सिस्टम। जब भी पेशेंट IVF OT में एंटर करता है तो सबसे पहले वो ये उसको जो कार्ड दिया होता है वो इस कार्ड रीडर में वो इंसर्ट करता है और फिर पेशेंट के सारे डिटेल्स आते हैं। इस कार्ड के हिसाब से आगे का सारा जो प्रोसेस रहता है वो पेशेंट का हम टैगिंग करते हैं, ट्यूब्स को टैग करते हैं, कंटेनर्स को टैग करते हैं, पेशेंट के डिशेस को टैग करते हैं और फिर ये पिकअप का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ये मशीन आगे सारे लैब के वर्क स्टेशंस को कनेक्टेड रहती है। अगर ये कार्ड और वहाँ पे पेशेंट का डिश मैच हो जाता है तो ही वो प्रोसेस आगे बढ़ पाता है। अगर कोई अलग पेशेंट का कार्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है या फिर गलती से अलग पेशेंट का डिश हम लेते हैं तो ये जो विटनेसिंग सिस्टम है वो सारी प्रोसेस वहीं पर स्टॉप कर देता है और वो पेशेंट का आगे का प्रोसेस रुक जाता है। फिर हमें चाहिए होता है एक सक्शन पंप, जिसके माध्यम से एक रिक्विजिट प्रेशर पर ही वो फॉलिकल एक नीडल के माध्यम से एस्पिरेट किया जाता है। जो भी फ्लूइड आपका आता है वो इस 37 डिग्री सेल्सियस के वार्मर में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जो भी ट्यूब्स हम लेते हैं इस हैच बॉक्स की मदद से हम ये IVF लैब में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं IVF लैब में। ये है अपना IVF लैब। अभी ये लैब आप देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट से हमने इसे इक्विप किया है। ये है लैमिनार एयर फ्लो। जैसे कि एंड्रोलॉजी लैब में लैमिनार एयर फ्लो था उसी प्रकार का है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। इसमें और एडवांसेस क्या है तो ये जो सरफेस है वर्क स्टेशन का इसको हमने इंटीग्रेटेड बनाया, एक इंटीग्रेटेड, ताकि जो भी एग्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं और ये डिश में हम लोग कलेक्ट कर लेते या फिर सेपरेट कर लेते तो ये डिश का टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए इस वर्क स्टेशन का टेम्परेचर भी हमने 37 मेंटेन किया रखा है। ये है स्टीरियोजोम माइक्रोस्कोप। जब भी आपका फॉलिकुलर फ्लूइड ओवम पिकअप करने के बाद लैब में आता है तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर आपके एग्स जो रहते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं और एक फ्रेश मीडिया में उसको वॉश करके उसको आगे कल्चर किया जाता है। दोस्तों ये जो IVF लैब है इस लैब को हमने एक एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ अटैच करते हैं। ये जो आप वेंट्स देख रहे हो इसमें से स्टराइक एयर अंदर आता है। इसके ऊपर के सरफेस में हमने HEPA फिल्टर्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें कि जो भी एयर सर्कुलेट हो रहा है अपनी IVF लैब में ये 100% प्योर हो और जितने अच्छी एयर की क्वालिटी हमें IVF लैब में मेंटेन कर सकते हैं उतना अच्छा अपना IVF का सक्सेस रेट रहता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है वो है CO2 इंक्यूबेटर। दोस्तों इस इंक्यूबेटर को हार्ट ऑफ IVF लैब कहा जाता है, क्योंकि जो भी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं एम्ब्रियो कल्चर के लिए, एम्ब्रियोज ग्रो करने के लिए या एम्ब्रियोज हैंडल करने के लिए, वो इस इंक्यूबेटर में इक्विलिब्रेशन के लिए रखा जाता है। अगर आप देखोगे इस इंक्यूबेटर को तो इसका टेम्परेचर हमने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रखा हुआ है, वो भी 37 डिग्री सेल्सियस है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी हमने इस प्रकार से सेट किया गया है ताकि जो भी मीडिया हम अंदर रख रहे हैं वो मीडिया का pH जो रहता है वो 7.2 to 7.3 तक हम मेंटेन कर सकें। ये इंक्यूबेटर्स अगर आप अंदर से देखोगे तो इस इंक्यूबेटर में डिफरेंट शेल्फ्स है और ये इसका ये सरफेस जो है वो 100% स्टराइल होता है। तो ऊपर के शेल्फ में हम मीडियाज रखते हैं, नीचे के शेल्फ में हम डिस्पोजेबल्स रखते हैं और कुछ डिश अगर कल्चर करना हो तो वो नीचे के शेल्फ में रखे हुए जाते हैं। फ्रेंड्स बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर के बाद आता है बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अभी ये इंक्यूबेटर आप देखोगे तो ये काफ़ी अलग है बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर से। ये काफ़ी छोटा इंक्यूबेटर है और इसमें जो गैस यूटिलाइज होता है ये 3 प्रकार की गैस यूटिलाइज होते हैं इसमें CO2 हमें लगता है, ऑक्सीजन लगता है और नाइट्रोजन रहता है। जो भी कल्चर कंडीशंस फीमेल के यूट्रस में नैसर्गिक रूप से तैयार होते हैं वो सेम कल्चर कंडीशंस हम इस इंक्यूबेटर में आपके एम्ब्रियोज को प्रोवाइड कर सकते हैं।
जब भी हम ब्लास्टोसिस कल्चर करते हैं तो एक चीज़ हमें साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि जितना भी हम बेंचटॉप इंक्यूबेटर्स में एम्ब्रियो कल्चर करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी के ब्लास्टोसिस्ट हमें इस इंक्यूबेटर द्वारा प्राप्त होते हैं, और जितने अच्छे एम्ब्रियोज हमारे बनते हैं उतना अच्छा हमारा IVF का सक्सेस रेट आगे रहता है। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है जो कि है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप और माइक्रो मैनिपुलेटर। दोस्तों ये दोनों भी इक्विपमेंट्स जो है ये वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट में से एक है। ये जो RF मैनिपुलेटर है ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी का है, जिसमें कि आप देख सकते हो ये जो स्टेज है ये पूरा हीटिव सरफेस रहता है। जब भी हम आपके गैमेट्स यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आने के चांसेस नील हो जाते हैं। आपका डिश जो कि इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया होता है, जब हम इस स्टेज पे रखते हैं तभी भी वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं आता है। ये जो आप माइक्रो मैनिपुलेटर्स देख रहे हो ये दोनों माइक्रो मैनिपुलेटर्स आपकी इक्सी टेक्निक के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक माइक्रो मैनिपुलेटर से आपके एग को हम कैच कर सकते हैं और दूसरे माइक्रो मैनिपुलेटर से उस एग में एक हेल्दी स्पर्म हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप को हमने एक एक्स्ट्रा लेंस अटैच कर चुके हैं जिससे कि हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग परफॉर्म कर सकें। ये जो लेंस है ये लेज़र से कनेक्टेड रहता है। इस लेंस से लेज़र बीम आता है जो कि आपके एम्ब्रियोज की जो परत मोटी हो चुकी रहती है उसको हम कट कर सके। यही लेज़र हमने सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट कर चुके हैं। इस सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे हमें एम्ब्रियो दिखता है और ये जो आपका एम्ब्रियो रहता है जिसकी परत जो कि मोटी हो चुकी रहती है इसको हम उस लेज़र के माध्यम से पूरी तरह से कट कर सकते हैं, और जो परत मोटी हो चुकी रहती है इसे हम पूरा उसको पिघला देते हैं। तो दोस्तों IVF लैब के बारे में, IVF प्रक्रिया के बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सारे सवालों के जवाब लेकर फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।